नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न हमारा जो रहने वाला है, हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मोस्ट क्लास रहने वाली है। जिस तरीके से आयोग का पैटर्न चेंज हुआ है, उसी के आधार पर हमने आज के पेपर सेट को बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट क्लास रहने वाली है। तो आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इमली के पात पर बारात का डेरा किसके? इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा असंभव बात। क्या अर्थ हो जाएगा? असंभव बात हो जाएगा इमली के पात पर बारात का डेरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हों, वहाँ कौन-सा अलंकार होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपका हुआ इसका अर्थ होता है। यमक अलंकार की बात करें, यमक का अर्थ जो होगा दो या जोड़ा। ठीक है, दो शब्द देखने को मिलेंगे या उनका जोड़ा देखने को मिलता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि तीन बेर खाती है, खाती थी, तीन बेर खाती है। तो ये कैसा अलंकार है? तो यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ पहले बेर का अर्थ होगा खाने वाली बेर और दूसरे बेर का अर्थ जो होता है समय और पहर से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तुति का विलोम है? किसका विलोम बताना है हमें? इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है? तो निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। अन्य विलोम शब्दों की बात करें, जैसे कि हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। उत्थान का पतन विलोम होता है और संधि का विग्रह विलोम होता है। कृपण का दानी होता है और अगम का सुगम विलोम होता है। ये ऐसे विलोम शब्द हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ये विलोम शब्द पूछे गए हैं, जो अन्य हमने विलोम शब्दों पर चर्चा की है। तो क्वेश्चन था कि स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यह हमें बताना है इनमें। तो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। तो क्या इसमें निश्चित बात का निश्चित निश्चित संख्या के बारे में पता चल रहा है? नहीं। सैकड़ों का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा हमारा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है ये। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। 1 किलो आम, आम से ज़्यादा मत लाना। ठीक है, तो इसमें कितना आम लाने के लिए कह रहा है? 1 किलो। तो ये क्या हो गया हमारा? निश्चित हो गया। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, यहाँ 2 मीटर कपड़े की बात कर दी, तो ये भी हमारा निश्चित हो गया। चाय में 50 ग्राम चीनी डाल देना, तो इसमें भी 50 ग्राम चीनी, यानी निश्चित बात की जा रही है। जहाँ निश्चित बात आएगी तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और जहाँ किसी के विषय में निश्चित बात नहीं की जाएगी तो कैसा हमारा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा वो। तो सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने? प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण, प्रत्यक बोधक वाचक विशेषण। तो ये 5 होते हैं हमारे प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसकी बात करें, डॉक्टर देव सिंह पोखरिया ने कुमायूं साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इनके द्वारा जो कुमायूं साहित्य को विभाजित किया गया है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। किनके द्वारा? देव सिंह पोखरिया ने कुमायूं साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊनी शब्दावली में
ज्यून का मतलब निम्न में से क्या होता है? तो कुमाऊनी शब्दावली यानी कुमाऊनी शब्द में जून का अर्थ क्या होगा? तो चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा होगा। और चारागाह को क्या कहते हैं? गोचर कहा जाता है कुमाऊनी में। छिड़ को जलप्रपात कहा जाता है कुमाऊनी में। और लोण को नमक कहा जाता है कुमाऊनी के अंदर। ठीक है, तो जून का अर्थ क्या हो जाएगा कुमाऊनी में? तो चंद्रमा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ठीक है, जो कार्यालय आदेश होते हैं उसमें अधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ पर आएंगे? तो जो आएंगे नीचे दाहिनी ओर। कहेंगे नीचे दाहिनी ओर आएंगे किसके? अधिकारी के हस्ताक्षर। किसमें? कार्यालय आदेश में। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कार्यालय आदेश कहा जाता है। और कार्यालय आदेश में जो अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं वो नीचे दाहिनी ओर होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जादू जंगल नाटक किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? कौन सा? जादू जंगल नाटक किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। राजेश जोशी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 18 जुलाई। कब? 18 जुलाई 1946 को राजेश जोशी का जन्म हुआ है नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। कहानी संग्रह की बात करें, सोमवार व अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, किनके हैं ये? राजेश जोशी के हैं। नाटक की बात करें, टंकारा का गाना, अच्छे आदमी, जादू जंगल, ये क्या है? इनके नाटक हैं। काव्य संग्रह की बात करें, दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये क्या है? इनके काव्य संग्रह हैं। भोपाल गैस दुर्घटना पर भोपाल शोक गीत 1984 में इनके द्वारा लिखा गया। राजेश जोशी को काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने लघु फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया है। जोशी जी ने माइको वाली के सोवियत कवि की कविता का अनुवाद भी इन्होंने किया है। पतलून पहना बादल नाम से किया है। किन्ने? राजेश जोशी के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन था कि जादू जंग जो नाटक है किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा शब्द रक्त या खून के लिए कुमाऊनी में प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? रक्त या खून के लिए जो कुमाऊनी में शब्द का यूज करा जाता है वो कौन सा शब्द है? तो लवे है। लवे का अर्थ क्या है? रक्त या खून है कुमाऊनी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो प्रभुता पाई काहू मद नाही, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काहू मद नाही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर हमें जो 3 प्रकार से देखने को मिलेंगे, वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, और अग्रस्वर में कौन सा आता है? तो अग्रस्वर में जो वर्ण देखने को मिलेंगे, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ए और दीर्घ ए, ये 4 वर्ण जो हमें देखने को मिलते हैं ये अग्रस्वर में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो होगा मध्य स्वर, और मध्य स्वर में हमें लघु ए देखने को मिलेगा। फिर पश्च स्वर आते हैं, पश्च स्वर में 5 वर्ण देखने को मिलते हैं। 5 आ, आगत वाला ओ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक है, ये पश्च स्वर के अंदर आते हैं। होठ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी में जो हमें वर्ण देखने को मिलेंगे, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, लघु ओ और दीर्घ ओ, ये व्रतमुखी में हमें क्या देखने को मिलते हैं? वर्ण देखने को मिलते हैं। अव्रतमुखी में जो हमें देखने को मिलेंगे, लघु एन देखने को मिलेगा, लघु और दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए, ये 6 वर्ण हमें अव्रतमुखी में देखने को मिलते हैं। मुख्य आधार पर जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं मुख्य आधार पर स्वर? 4 वर्गों में बटे होते हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और विभ्रत स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर। ये मुख्य आधार पर 4 प्रकार से स्वरों को बांटा जाता है। तो क्वेश्चन था कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके? उत्पत्ति व स्वर के आधार पर
उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो 4 भेद हमें देखने को मिलते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं हमारे? तत्सम शब्द होते हैं, और कौन से होते हैं? तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, जिसको हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 शब्द होते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। कितने? 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है व्यंजन गुच्छ। क्या कहा जाता है? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो इसमें इसे हमारा ये वाला शुद्ध है, बाकी सारे कैसे हैं? व्याकरण की दृष्टि से गलत वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य भाषा है। कौन सा? अपभ्रंश। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। पहला जो इसमें काल आएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो हमें देखने को मिलेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर और कहाँ तक? 500 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। कौन सा? देखने को मिलता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें, ये 1000 ईस्वी से अब तक देखने को मिलता है। हिंदी का विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास क्रम है। तो क्वेश्चन था कि अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो आर्य भाषा परिवार की भाषा है अपभ्रंश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, कार्यालय पत्र के संबंध में नोट शीट निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? किसके? कार्यालय पत्रों के संबंध में नोट शीट निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है, ये प्रारूपण में। किसमें? प्रारूपण में प्रयुक्त होता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, एवं इसमें संबोधन व स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? ज्ञापन में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने इस पत्र से समझे हैं। तो क्वेश्चन था कि कार्यालय पत्रों के संबंध में जो नोट शीट है वो किसमें प्रयुक्त होता है? तो प्रारूपण में प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये पंकील के हैं। किसके हैं? पंकील के। इसी के अलावा देख लेते हैं सुगंध के जो पर्यायवाची होंगे क्या क्या होंगे। सुरभि हो जाएगा, सुवास, सौरभ, खुशबू, परिमल, तर्पण, इष्टगंध और महक, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सुगंध के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग जो कविता है ये जो प्रकाशित हुई है ये हमारी 6 खंडों में। कितने? 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है मित्र का अर्थ नहीं है? तो सूर्य है। बाकी सखा, बादल और दोस्त ये मित्र के अर्थ हैं। ठीक है,